तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों हम लोग इस अभ्यास में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का पार्ट 3 करने वाले हैं। इस पार्ट के साथ हम लोग इस अभ्यास को समाप्त करेंगे और नया अभ्यास प्रारंभ करेंगे। बच्चों इस अभ्यास में कुछ पॉइंट हम लोग कवर कर लिए थे, कुछ पॉइंट शेष रह गए थे। आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं और इस अभ्यास को समाप्त करते हैं। आज का क्लास बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो कुछ भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ध्यान देंगे बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है सर जी? तो हम आपको बता दें बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक निकाय, एक सिस्टम होता है। किसका सिस्टम होता है सर जी? तो कह दिया जाए आवेशों का। किसका निकाय होता है बच्चों? तो यह आवेशों का एक निकाय होता है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या होते हैं बच्चों? दो आवेश होते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी इनके बीच काफ़ी सूक्ष्म डिस्टेंस होता है, जिसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं, होता है। यहाँ पे इनका परिमाण तो समान होता है, यानी आवेशों के अगर हम परिमाण की बात करें बच्चों तो परिमाण समान होता है, लेकिन इनका जो नेचर होता है यह विपरीत होता है। क्या सर जी? फिर से समझाइएगा। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्लियर है? वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया? फिर से एक बार, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस अल्प दूरी को बच्चों हम 2L से दर्शाते हैं। क्लियर होगा? यहीं पे बच्चों आप देख लीजिए, एक पॉइंट और आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, या इसका मात्रक है, या इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात करें बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश साइन नहीं लेंगे, केवल उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण, और इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होता है, इसी को कहते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको दर्शाते हैं किससे? P से। क्लियर है? यहाँ पे जो P होता है बच्चों, यह एक सदिश राशि होता है। सर जी सदिश राशि है तो दिशा किधर होता है? तो -Q से +Q की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। सर जी अगर P के मात्रक की बात करें तो P का जो मात्रक होगा बच्चों यह होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक तो यह होता है कूलाम मीटर। क्या होता है बच्चों? कूलाम मीटर। क्लियर है? समझ पाए? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बार बार पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो अगला पॉइंट क्या रहा बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव अभी आपने जो पढ़ा उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी को देखना है। मतलब सर जी हम तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र देखे थे। हाँ बच्चों, अगर हमारे पास कहीं बिंदु आवेश है तो इससे r दूरी पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यह हम पढ़े थे 1/4πε0 Q/r²। कब? जब यह आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो। जी सर, यह तो हम पढ़े थे, या इसी को आप कह सकते हैं E बराबर 1/4πε0 को Q/r²। पिछले वीडियो में देखे थे। तो सर जी यहाँ वैद्युत द्विध्रुव में कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों यह जो वैद्युत द्विध्रुव बना है, ये बताइए यहाँ जो वैद्युत द्विध्रुव बना है इसमें कितने आवेश है? 2 आवेश हैं। तो ये भी वैद्युत क्षेत्र कुछ बनाएगा, ये भी वैद्युत क्षेत्र कुछ बनाएगा, यानी दोनों आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। जी सर, ये तो बात सही है। तो उसी को तो देखना है यहाँ पे उसी पॉइंट को नोटिस करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों दो मेन पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। दीर्घोत्तरी में इनका डिराइवेशन पूछता है। पहला होता है बच्चों अक्षीय स्थिति में, और दूसरा बच्चों होता है निरक्षीय स्थिति में।
और एक होता है एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर। तो है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप सेल्फ स्टडी उसको कर सकते हैं। यह 2 पॉइंट बच्चों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह एक स्थिति में ज्ञात करते हैं अक्षीय और एक स्थिति में ज्ञात करते हैं निरक्षीय। दोनों में से जरूर कोई ना कोई प्रश्न पेपर में पूछ लेता है, तो दोनों डिराइवेशन ध्यान से समझेंगे। अगर हम लोग बच्चों अक्षीय स्थिति की बात करें, यानी अक्षीय स्थिति में कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो ध्यान दीजिएगा कहा जा रहा है क्या, अक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए बच्चों, अक्षीय स्थिति के लिए। सर अक्षीय स्थिति क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी को किससे कहते हैं, 2l से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेफिनेशन फिगर से ही लिखेंगे, जो भी थियरी लिखना होगा। हमारे पास एक द्विध्रुव है AB, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। अगर मिड पॉइंट को हम P माने या फिर O माने, तो आधी दूरी कितना होगा, l, और शेष आधी दूरी कितना होगा, l। यह पॉइंट समझ में आया द्विध्रुव, यह इतना हमारा क्या है, द्विध्रुव है। ये एक द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। मिड पॉइंट O है तो शेष आधी दूरी l और शेष आधी दूरी l। ये हम मान ले रहे हैं बच्चों हमारा द्विध्रुव निर्वात में है या फिर क्या है, वायु में है। अब क्या होगा सर जी, ध्यान दीजिएगा, हमें इसके अक्षीय स्थिति में क्या ज्ञात करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं इस द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, 2 आवेश। तो मान ले रहे हैं कि यह जो द्विध्रुव है तो इसका अक्षीय स्थिति होगा क्या, तो इन आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही लाइन इसका अक्षीय स्थिति कहलाता है। तो सर जी आवेशों को मिलाने वाली कुछ लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ हमारा -q और यहाँ +q, हाँ बिल्कुल ऐसे खींचेंगे। आप इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, जिधर मन करे उधर अक्षीय स्थिति ले सकते हैं। तो हम मान लिए हैं इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु P है, r दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु P है, जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब बच्चों यहाँ हम पॉइंट P को नोटिस किए, तो इस पॉइंट P पर +q भी अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और -q भी बनाएगा। तो प्लस के कारण हम पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, बाहर होंगी पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो जब बाहर होंगी बच्चों तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर, यानी E1 बाहर होगा। माइनस के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर होती हैं, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र माइनस के कारण कहाँ होगा, अंदर, यानी प्लस के कारण बाहर और माइनस के कारण अंदर। क्लियर है, यानी इस बिंदु पे 2 वैद्युत क्षेत्र है, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण। प्लस के कारण बाहर और माइनस के कारण अंदर, यानी इन दोनों का अगर हम सॉल्व कर लें तो इस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। जी सर बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बच्चों, यह क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर kq/r², दूरी हमें भी चाहिए। तो अगर बच्चों नोटिस करें यहाँ से इस पॉइंट की दूरी, तो ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है, या r, यानी इतना दूरी तो r मिल गया है, इतना और चाहिए कितना, l, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जो होगा वह कितना होगा, r + l। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा कितना होगा बच्चों, r + l। क्लियर है, यहाँ से दूरी मिल गया। अब यहाँ से भी सर जी दूरी चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे रखेंगे तो दूरी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये इतना दूरी केवल इतना है, तो ये बताइए इतना r है, इतना अगर निकालेंगे तो इतना घटा दीजिए, यानी r में से l घटा दीजिए, तो यहाँ से दूरी मिल जाएगी हमें r - l। कितना दूरी मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमें दूरी मिल जाएगा इस आवेश से r - l। क्लियर है, समझ पाए, डिस्टेंस समझ में आया। फिर से देखिए एक द्विध्रुव ये भी है जो -q + q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O माने तो आधा l। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु हमारा P है अक्षीय स्थिति में, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो +q के कारण बाहर है और -q के कारण अंदर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r + l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r - l। अब इसी को फाइंड करने के लिए इन दोनों को हल करेंगे। क्लियर है बच्चों। अगर हम आपसे कहें वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है सर जी, तो आपको इतना कॉमन सेंस होगा, जब 2 सदिश राशियाँ एक ही दिशा में होती हैं तो उनको ऐड कर लिया जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में होती हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इतना तो पता होगा। सर जी यहाँ विपरीत है, हाँ यहाँ घटेगा। किस समय से सर जी कौन घटेगा, तो अगर हम कहें बिंदु P पर परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा सर जी? तो ये बताइए हमारा परिणाम यही होगा। अब क्या इन दोनों को घटेंगे सर जी? किसमें किसको घटाएं ये बताइए। ये पॉइंट किसके करीब है ज़्यादा? इसके, तो इसके कारण ज़्यादा क्षेत्र होगा। इससे थोड़ा दूर है तो इसके कारण कम क्षेत्र होगा। तो यानी E1 ज़्यादा है, E2 कम है, तो E1 में से E2 को घटा दीजिए। जी सर, बिल्कुल समझ में आया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो नोटिस करिएगा E1 इसके कारण, अब सारी चीज़ें भूल जाओ, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? K Q, आवेश क्या है? Q R स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना? R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? माइनस इसके कारण यहाँ देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन आपने बता दिया अंदर होगा, तो यहाँ पर चिन्ह रखने की नीड नहीं है। K Q अपान, ध्यान से समझेंगे बच्चों, क्या होगा? K Q अपान, यहाँ से दूरी कितना? R प्लस एल, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ पाए? अब थोड़ा सा इनको हम आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। फिगर समझ पाए होंगे। थोड़ा सा अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं, एक बार अभी आप लोग पूरा नोट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। E बराबर, यहाँ से बच्चों अगर देखें तो K Q कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ आपको मिलेगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा K Q। अब जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर, और यहाँ R माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे। यहाँ बच्चों देख पा रहे होंगे A माइनस बी, A प्लस बी का सूत्र बन रहा है, यानी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ऑलरेडी पूरे पे स्क्वायर था तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा दिए। क्लियर है? अब थोड़ा नोटिस करेंगे बच्चों, तो E बराबर यहाँ से क्या है? K Q, और इस पॉइंट को हम अगर A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दें तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होगा, और इसी प्रकार अगर हम इसको A माइनस बी पे तोड़ दें तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होगा। जी सर जी, बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह वैल्यू तो रहेगा। अब ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस है बाहर इस ब्रैकेट के, तो इसका चिन्ह बदलेगा, बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी। प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या सर जी? K Q, और यहाँ बचेगा 4RL और अपान क्या? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ध्यान से समझेंगे, इंटू 2R। क्यों सर जी ऐसा लिखे हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 दूना कितना होगा? 4, R होगा यही, L होगा यही, Q होगा यही, यानी 4QRL को QRL है, QRL है, 4 को 2 गुणे 2 लिख दिए। क्यों ऐसा लिखा गया है? चूँकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है बच्चों। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं क्या? वैद्युत ध्रुवाघूर्ण P, और यहाँ मिल जाएगा 2R बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें समझ में आई? अगर इतनी चीज़ें समझ में आई हों तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनको और क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े बच्चों तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या होगा, ध्यान देंगे। यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू जो हमें मिला है देख पा रहे होंगे, क्या मिला है? यही मिला है K इंटू P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे हम इतना जान रहे हैं कि वैद्युत ध्रुवाघूर्ण में जो यह L है, आवेशों के बीच की जो यह दूरी है 2L, वह बहुत सूक्ष्म होता है।
जी सर जी, इतना जान रहे हैं। जब बहुत सूक्ष्म होता है तो इसका अगर आप आधा करेंगे और सूक्ष्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यह जो यल होता है बच्चों, यह बहुत छोटा होता है किससे, आर से। और जब आप इसका वर्ग करेंगे तो यह और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। इस कंडीशन में आप यल को नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गढ़ी है, गढ़ी में से एक लोटा पानी निकाल ला, अगर वहाँ पानी भरल बा तो कुछ प्रभाव पड़ी ना पड़ी। है गढ़ी है, एक लोटा पानी निकाला ताटा तो पर कौनो प्रभाव ना पड़ी, इनके हटा दो, निगलेक्ट कर दो। तब सर एक लोटा डालें तब तो भी नहीं प्रभाव पड़ेगा, अभी आगे देखेंगे। आर स्क्वायर में से यल स्क्वायर को नेगलेक्ट करो तो मिलेगा आपको के बराबर के इंटू पी इंटू 2r बटे क्या मिलेगा बच्चों, यल स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएंगे यानी आर स्क्वायर पे स्क्वायर। जी सर जी, तो ई बराबर यहाँ पे के इंटू, ध्यान से समझेंगे, P इंटू 2r और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, r पे पावर 4, एक r से एक r कैंसिल। तो E बराबर आपको मिलेगा k इंटू 2p अपान r क्यूब। क्लियर है, k इंटू 2p अपान r क्यूब। और यही होता है बच्चों हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इसको आप कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। क्लियर है बच्चों। अगर यही के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें आवेश को, तो यहीं पे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो यह वैल्यू आपको दिख पा रहा होगा, कहाँ पे सर जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हो तो यही सूत्र आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपान आर क्यूब। के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p अपान आर क्यूब। क्लियर है बच्चों, समझ पाए। तो यह है आपका सूत्र हुआ वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह डिराइवेशन बार बार पूछा जाता है, पूरा पॉइंट ध्यान से समझ लिए होंगे। एक बार पूरा पॉइंट फिर से देख लेंगे अभी। लेकिन बच्चों इसकी दिशा की बात करें तो याद रखिएगा E1 ज़्यादा था, E1 यहाँ था ज़्यादा था, और जो कि कहाँ था, बाहर की तरफ था। E1 ज़्यादा था जो कि कहाँ था, बाहर की तरफ था, बाहर की तरफ था। जब बाहर की तरफ इसका प्रभाव है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर होगी, यानी -q से कहाँ, +q की ओर। याद रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसकी दिशा -q से कहाँ होती है, +q की ओर। याद रखेंगे इस चीज़ को। क्लियर है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश से कहाँ, धन आवेश की ओर, क्योंकि अभी ये निरक्षीय स्थिति में यह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो जाएगा। क्लियर है, पूरा पॉइंट बारीकी से समझ लेंगे आप लोग, एक एक पॉइंट। पहले नंबर फिगर को समझेंगे, क्योंकि अगर फिगर को नहीं समझेंगे तो ये सब चीज़ें आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बच्चों पहले देख पा रहे हैं फिगर यहाँ पे दिया गया है, फिगर को अच्छे से समझ लेंगे। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी परिणामी तीव्रता है उसको बारी बारी से सॉल्व किया गया है, देख पा रहे होंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट कुछ यह आया है निर्वात अथवा वायु के लिए, लेकिन के परावैद्युतांक के माध्यम में क्या होगा, यहाँ के से गुणा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्थिति पर जो कि निरक्षीय स्थिति है, और देखते हैं वह क्या है। तो निरक्षीय स्थिति में देखते हैं बच्चों, देख पा रहे होंगे यहाँ पहले से फिगर बना हुआ है, नोटिस करेंगे। निरक्षीय स्थिति में बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना तो फिगर अगर आप समझ गए अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में। लेकिन अगर फिगर नहीं समझे तो बच्चों इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अक्षीय समझे हैं आवेशों को मिलाने वाली रेखा में। निरक्षीय क्या होता है, तो उसी अक्ष के लंबवत रेखा। तो सर जी अक्षीय अथा लंबवत है, हाँ बिल्कुल, ऊपर ले लो या नीचे ले लो। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है। मान लीजिए एक द्विध्रुव है ये भी, जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की l पे दूरी 2l है। मध्य बिंदु O लेते हो तो शेष आधी दूरी l और शेष आधी दूरी l। क्लियर है। अब मान लिए हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए जब ध्यान दिया गया r दूरी पर यहाँ पे बिंदु P माना गया, तो बच्चों यहाँ से देखा गया +q भी इस पर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, -q भी इस पर बनाएगा। तो +q पॉजिटिव है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर है, E1 माने हैं। -q नेगेटिव है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर है, क्या माने हैं, E2।
अब यह दूरी ज्ञात करने की बारी आए तो ये बताइए बच्चों, यह r दूरी है और यह कितना है l, तो एक कर्ण बना। तो पाइथागोरस पर में पढ़े हैं कि स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो k बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ आधार क्या होगा बच्चों, अगर इस कोण की बात कर रहे हो तो आधार l है तो l स्क्वायर, और लंब कौन होगा, l होगा तो r होगा, जो कि क्या हो गया r स्क्वायर। क्लियर है, पाइथागोरस पर में से यह हो गया। अगर नहीं समझे तो याद कर लेना चाहिए, अब ये भी याद करने वाली बात है, इतना नहीं समझ पाओ। तो यह दूरी हमें पता चल गया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ भी आवेश क्यू है, दूरी r है, तो ये भी हो गया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है सर जी। यहाँ क्या क्या चीज़ लिखा गया है, e, यह चीज़ समझ पाओ, E1 उधर गया, E2 इधर आया। अब जब दो सदिश राशियाँ एक दूसरे से कुछ कोण बनाती हैं तो उनका परिणामी उनके बीच में कहीं आता है, तो इस चीज़ को मान लिए हैं कि इनका जो परिणामी है वह यहाँ कहीं आया है। अब इसी को फाइंड करना, अगर इसको हम फाइंड कर लिए तो हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस इतने फिगर को यहाँ दिखाया गया है, देख पा रहे होंगे। E1 इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा, परिणामी इधर है। अब क्या किया इसके लिए, E1 को हम इसके दो घटक में वियोजित किए हैं, एक E1 साइन थीटा और एक E1 कॉस थीटा। इसको भी E2 को दो घटक में वियोजित किए हैं, E2 साइन थीटा और एक क्या बच्चों, E2 कॉस थीटा। समझ पाए, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि आवेश समान है दूरी समान है, आवेश समान है दूरी समान है, दोनों बराबर होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी केवल यही बचेगा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, दोनों एक ही दिशा में हैं तो परिणामी बल दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि अभी पीछे बताएं जब समान दिशा में होंगे जोड़ लेंगे, विपरीत दिशा में होंगे घटा देंगे। तो दोनों एक ही दिशा में है, तो जो बिंदु P पर हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा निरक्षीय स्थिति में, वह क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा सर जी, तो ध्यान देंगे E बराबर क्या क्या है, E1 कॉस थीटा प्लस क्या है, E2 कॉस थीटा, यही है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो ध्यान दीजिएगा, E बराबर E1 क्या है, इसके कारण क्या सूत्र है, Q का मान Q है अपान R स्क्वायर, दूरी कितना, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दूरी अंडर रूट क्या है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन सूत्र में क्या होता है, KQ अपान R स्क्वायर, यानी दूरी का वर्ग करना है तो इसका हम वर्ग कर देंगे, क्या है, कॉस थीटा। सेम वही चीज़, आवेश समान है दूरी समान है, तो यही चीज़ यहाँ भी आएगा, यानी KQ अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या, कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें तो जो वैल्यू यह है वही वैल्यू वही है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक ठी ई मिलके हो जाएंगे दो KQ अपान अंडर रूट, यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों यह रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो बचेगा क्या, केवल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। यानी सर जी कॉस थीटा और हमें पता चल जाए तो इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, कॉस थीटा केवल पता करना है, फिगर समझ पाए होंगे। तो अब कॉस थीटा कैसे निकालें सर जी, ध्यान देंगे। कॉस थीटा अगर हमें निकालना है बच्चों तो कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कॉस थीटा जाने तो समकोण त्रिभुज के लिए कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। जी सर जी होता है, तो अप्लाई करो न, होता है तो आधार बटे कर्ण। आधार अगर इस त्रिभुज में बात करो बच्चों, इस त्रिभुज में तो इस कोण के लिए आधार यह होगा क्या, यल, और यह समकोण बना है तो कर्ण कौन होगा, है कितना है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है, पता चल गया, रख दो अब। यानी E बराबर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू है। कॉस थीटा का मान पता कर लिए, यहाँ रख रहे हैं आप। E बराबर 2KQ अपान क्या है बच्चों, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और कॉस थीटा के जगह पे कितना है, L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो 2K, ध्यान से समझेंगे, Q इंटू, या तो आप इसको एक साथ रख लीजिए, K इंटू Q इंटू 2L को एक साथ, क्योंकि इसको हम वैद्युत ध्रुवाघूर्ण P लिख सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें सर जी, तो इसको थोड़ा सा नोटिस करो। ये बताओ, अगर हम लिख दें x और लिख दें अंडर रूट x
तो आप क्या लिखोगे, x इंटू गुणा करना है, तो x एकड़ी माने क्या 1/2, इस पे पावर 1 है, आधार बराबर है, घात जोड़ लोगे 1 + 1/2, तो 2 करने 2 1 3 3/2, यानी यही आएगा। x के जगह पे यहाँ क्या है l² + r², यानी इसको जोड़ने पे गुणा करोगे तो इसका घात जुड़ेगा, तो घात जुड़ेगा तो हो जाएगा l² + r² पे पावर 3/2। क्लियर है बच्चों, समझ पाए। अब चूँकि हम जानते हैं क्या, चूँकि हम जानते हैं P बराबर होता है Q × 2L, तो इसको हम P लिख दिए और हमें यहाँ मिला l² + r² पे पावर 3/2। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा एक पॉइंट नोटिस करेंगे, सेम चीज़ जब गढ़ही में से पानी निकाले थे, अब अगर डाल दोगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। चूँकि L जो है यह काफ़ी छोटा है किससे, R से, इसलिए l² और छोटे हो जाएंगे r² से, तो इस कंडीशन में इसको नेगलेक्ट करोगे तो बचेगा केवल E बराबर K × P अपान, क्या बचेगा सर जी, ये तो नेगलेक्ट हो गए, हटा दिए गए, r² पे पावर कितना है 3/2, यही है सर जी। तो E बराबर कह सकते हो K × P अपान r² घात का गुणा हो जाएगा, यानी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर यहाँ से कह सकते हैं K × P अपान r³। यह हो जाएगा हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या फिर इसको आप बच्चों थोड़ा सा और अगर देखो तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, क्या E बराबर K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × P अपान r³, समझ सकते हैं जी सर जी। अगर यही K परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो गया तो सर जी, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएंगे और × P अपान r³, कोई चेंजिंग नहीं। क्लियर है बच्चों, समझ पाएँ। अगर सारा पॉइंट क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन कुछ नोट्स का पॉइंट ध्यान दे दें। तो अगर बच्चों याद हो आपको, अक्षीय स्थिति में यहाँ 2P था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान r³, और यहाँ कितना है 1P है, यानी अक्षीय स्थिति वाला निरक्षी का 2 गुना होता है। बिल्कुल सर जी, अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में, वह निरक्षी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है, लेकिन चिन्ह को ध्यान रखेंगे, वह निरक्षी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है निरक्षी की। यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होता है निरक्षी का कितना होता है, 2 गुना। सर जी माड क्यों लगा है, क्योंकि डायरेक्शन भिन्न होता है, याद रखेंगे। अगर डायरेक्शन के साथ आप दिखाते हैं एक्सिल यानी अक्षीय स्थिति, तो यह इक्वेटेरियल यानी निरक्षीय स्थिति का ऋणात्मक 2 गुना होता है। मतलब सर जी सुनिएगा ध्यान से, वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता था वह कहाँ था, बाहर की तरफ, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर था। लेकिन यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ यानी निरक्षीय स्थिति में परिणामी इधर जा रहा है, परिणामी इधर जा रहा है, जो कि धन आवेश से कहाँ है, ऋण आवेश की ओर। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, लेकिन अक्षीय स्थिति में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। क्लियर है बच्चों, समझ पाए। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको हम यहाँ कहे हैं क्या, अगर डायरेक्शन लिखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं लिखोगे माड लिख दो, तो यही इतना कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यानी अरे जी ऐसे लिख लो, ये जो अक्षीय होगा वह 2 गुना होगा किसके, निरक्षीय के, 2 गुना होगा किसके, किसके, निरक्षीय के। ठीक है बच्चों, समझ पाएँ, आगे बढ़ें। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, या दोनों डिराइवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। बारी बारी से पूरा स्टेप ध्यान से देखेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की और देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो बच्चों देख पा रहे हैं अगला पॉइंट हमारा कह रहा है क्या, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। यानी अगर हमारे पास एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें हम द्विध्रुव जब रख रहे हैं तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, इसका मतलब क्या सर जी, हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें द्विध्रुव होगा तो उस पर एक बल युग्म कार्य करेगा, यानी बल का एक जोड़ा कार्य करेगा, जिसके कारण उसमें घूर्णन उत्पन्न होगा, जिसको क्या कहेंगे, बल युग्म आघूर्ण। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है येलो कलर वाला, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं AB, जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न कैसे होगा, नोटिस करिएगा। हम इतना पढ़े हैं सर जी कि अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है
तो उस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। अगर हमारा आवेश धनात्मक है तो इस पर लगने वाला बल जो होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। अगर ऋण आवेश है तो इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ देख पा रहे हैं प्लस क्यू है तो इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। एफ कितना होता है तो इतना सबको पता है कि एफ बराबर क्यू ई होता है। ई वैद्युत क्षेत्र है, क्यू है क्या है उस वह आवेश है जिस पर बल लग रहा है, तो यह बराबर हो गया क्यू ई इस डायरेक्शन में। नेगेटिव आवेश है तो इस पर बल जो लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब आप बताइए यह एक बल युग्म बन गया, एक बल दो बल, यह इधर खींच रहा है यह इधर और यह इधर, तो यह इसमें घूर्णन उत्पन्न होगा, इसी को कहेंगे बल युग्म आघूर्ण। होता कितना है इस चीज़ को यहाँ हमें फाइंड करना है बच्चों। तो बल युग्म आघूर्ण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बल युग्म आघूर्ण यह जो होता है कोई एक बल द्विध्रुव पर लगने वाला कोई एक बल और आवेशों को मिलाने वाली, ध्यान से समझिएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबवत दूरी। ध्यान से समझेंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबवत दूरी। कैसी दूरी बच्चों? लंबवत दूरी। ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे बल युग्म आघूर्ण को बच्चों हम टाउ से दर्शाते हैं। एक बल कोई भी ले लीजिए, एफ को ले रहे हैं। लंबवत दूरी, इन आवेशों के बीच जो लंबवत दूरी होगी बच्चों, यहाँ देखिए 2l है। अगर इसको दो घटक में बांटते हैं तो एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, 2l है क्षैतिज के साथ cos थीटा, ऊर्ध्वाधर के साथ sin थीटा, तो 2l sin थीटा हो गया, जो कि लंबवत दूरी है। कितना है सर जी? 2l sin थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से बच्चों अगर हम एफ की बात करें तो एफ बराबर क्या? क्यू ई इंटू क्या? 2l sin थीटा। तो यहाँ से बच्चों अगर q इंटू 2l को एक पास रखें तो हमें मिलेगा क्या? e sin थीटा यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, और यह रिजल्ट मिल जाएगा P e sin थीटा। यही होता है द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। टाउ बराबर P e sin थीटा। समझ पाए बच्चों? यानी टाउ बराबर P e sin थीटा, यही द्विध्रुव पर लगने वाला क्या होता है? बल युग्म आघूर्ण। अगर यहाँ हम टाउ मैक्स की बात करें कि सर जी यह बल युग्म आघूर्ण मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ एंगल आपका 90 डिग्री होगा। कैसे सर जी ये बताइए? जब यह ऐसे होगा तो सारे क्षेत्र रेखाएं इससे टकराएंगी, और जब सारे टकराएंगी तो इस पे ज़्यादा बल लगेगा। इस कंडीशन में थीटा 90 होगा और साइन 90 अंश का मान 1, तो यह टाउ मैक्स हो जो होगा वह किसके बराबर होगा? पी ई के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? तो यह सूत्र हुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का। यह भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल या इस पूरे पॉइंट को डिराइव करने के लिए पेपर में पूछ सकता है। इससे रिलेटेड हम लोग एक आध प्रश्न देखते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिए यहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का। ये बताइए बच्चों, कूलाम मीटर किसका है? मात्रक द्विध्रुव आघूर्ण का है। तो इसको किससे दर्शाते हैं? पी से। यह जो पढ़े हो बल युग्म आघूर्ण था, इसको टाउ से दर्शाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण पीछे पढ़े हो, इसको पी से दर्शाते हैं। कितना दिया है? 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। क्लियर है? कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। इस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है? वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। कितने एंगल पर रखा गया है? 30 अंश पर रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ पूछ लिया है। तो अभी जस्ट बच्चों हम लोग एक सूत्र पाए हैं, टाउ बराबर क्या? पी ई साइन थीटा, यही तो पाए हैं। तो यहाँ से अगर टाउ बराबर पी की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया है? 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹। और अगर ई की बात करें तो देख पा रहे हैं 5 × 10⁴, और अगर थीटा की बात करें तो साइन कितना बच्चों? 30 अंश। क्लियर है? तो यहाँ टाउ बराबर कितना होगा? 5 × 4 = 20, और 9 में से 4 घटेगा 10⁻⁵, 9 में से 4 घट गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 काट दीजिए। तो टाउ बराबर 10 × 10⁻⁵, या फिर 10⁻1 है, घट जाएगा तो बचेगा केवल 10⁻4। इसका मात्रक क्या होगा सर जी? तो ये बताइए क्या पढ़े हो? टाउ बराबर क्या? एक बल और लंबवत दूरी, एक बल और लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक है न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक क्या? मीटर, यानी न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है? कूलाम मीटर। बल युग्म आघूर्ण का न्यूटन मीटर। वहाँ नहीं लिखे हो
यहाँ पे ध्यान दे देना कि यहाँ पे जो पॉइंट है इसका मात्रक क्या होता है, वॉल्यूम आघूर्ण का न्यूटन मीटर। क्लियर है बच्चों, समझ पाए? आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो ये क्लास आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ यू से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए अभ्यास के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपको और अच्छा कंटेंट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।